Yes, I'm Sheikh Altaf or NEET Botany. Today we'll discuss the one of the important chapter for the NEET examination, uh, respiration in plants. In respiration plants, one topic is there, very excellent topic is that is called glycolysis. So you know about that glycolysis. Uh, glycolysis का मतलब क्या है? ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या है कि प्लांट्स में जो ग्लूकोज है ना, वो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होके दो पायरुविक एसिड बनाता। सो अभी क्या है, जो ग्लूकोज है ना, वो ग्लूकोज कैसा बनता है? ग्लूकोज कैसा बनता है तो प्लांट्स के अंदर सुक्रोज रहता है, और वो जो सुक्रोज है ना, ये जो सुक्रोज, ये होता है डाइसैकेराइड्स। सो ये डाइसैकेराइड फिर स्प्लिट होके दो मोनोसैकेराइड बनाता। तो दो मोनोसैकेराइड क्या क्या होता है? पहले बार होता है कि ग्लूकोज होता है एक, और एक होता है फ्रुक्टोज। तो अभी ग्लूकोज और फ्रक्टोज है ना, ये दोनों भी कितना कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है। ये 6 कार्बन जो कंपाउंड है, ये ग्लाइकोलिसिस इनिशिएट कहां से होता है? ग्लूकोज से होता है, फ्रुक्टोज से नहीं होता है। अभी का इनिशिएट फैक्टर कौन है? ये प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो अभी क्या हुआ, सुक्रोज स्प्लिट होने के बाद में क्या होता है? ग्लूकोज, ये ग्लूकोज स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस। कहां पे होता है ग्लाइकोलिसिस? स्पेशली इन साइटोप्लाज्म इज देयर। तो पता है आप लोगों को साइटोप्लाज्म। सो इन साइटोप्लाज्म में, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म ऑफ बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल में, साइटोप्लाज्म में साइटोसोल एक वर्ड है। सो इसका साइटोसोल, सो साइटोसोल का मीनिंग क्या है कि अभी एक सेल है, पकड़ो एक सेल है, ये सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद है बाकी का जो है पार्ट, उसको बोलते हैं क्या कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऐसे सब रहते हैं माइटो ऑर्गन। सो ये ऑर्गन को छोड़ के बाद जो बाकी स्पेस है, वो स्पेस बोलते हैं क्या? साइटोसोल। वही स्पेस में क्या होता है कि ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग कि ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है। ग्लाइकोस तो है ना, दो वर्ड से बना है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोस का माना होता है शुगर, और लाइसिस का माना होता है ब्रेक डाउन और स्प्लिट, वो टुकड़ा बन के डिपेंडेंट दो पायरुविक एसिड बनता है। सो उसका मीनिंग होता है ग्लाइकोस एंड लाइसिस, मतलब शुगर ब्रेक होके दो मॉलिक्यूल आपको पायरुविक एसिड बनाता है। ठीक है, तो देखेंगे अभी ग्लाइकोलिसिस इनिशिएट कहां से हुआ है? ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है। कितना कार्बन है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का कंपाउंड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एक एंजाइम। द नेम एंजाइम क्या होता है कि एंजाइम का नाम होता है हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज क्या करता है? ग्लूकोज को एक प्रोसेस में लेके जाता है। किस पे प्रोसेस में लाता है? फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करके ग्लूकोज क्या बन जाता है? अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जाता है। तो अभी ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होना है, तो कौन सा एंजाइम चाहिए? हेक्सोकाइनेज। उसके साथ मैग्नीशियम जो है ना, ये भी इसको लेता है इनिशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसको हेल्प करता है ये बायोकेमिकल रिएक्शन ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज होता है। कैसा होता है कि ऑलरेडी देयर एटीपी। एटीपी का मतलब अलग आप लोग को पता है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये एटीपी क्या होता है कि इसको ब्रेक डाउन होके एडीपी, एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता। तो अभी जो एटीपी यूज हुआ यहाँ पे, कौन सा? फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, उसको क्या बोलते हैं कि फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज हुआ यहाँ पे, उसमें से क्या बन गया? उसमें एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट किस में लिंक हुआ? ग्लूकोज में मिलके क्या बन गया? अभी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। ठीक है, तो ये बोलते हैं फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? इरिवर्सिबल, मतलब ये फिर बीच यहाँ से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर ये ग्लूकोज में नहीं जाता। एक बार बन गया ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब बन गया बस। तो दिस इज दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेप इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, बाद में देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, ये क्या होता है कि यहाँ पे फिर भी सेम ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता। फ्रक्टोज ग्लूकोज के अंदर क्या है? कोई बात नहीं, वो जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है उसमें जो COH है ग्लूकोज में, वो क्या थोड़ा चेंज होता है। स्ट्रक्चरल चेंज होके क्या बन जाता है? अभी फ्रक्टोज में बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस सेम रहेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे खाली चेंज हुआ स्ट्रक्चरल, उसलिए ये सेकंड स्टेप में क्या बोलते हैं? उसको आइसोमेराइजेशन। सो आइसोमेराइजेशन इज द सेकंड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस।
यहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमेरेज बन के क्या बन गया, अभी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। तो अभी यहाँ पे सेम है, ये इस जो स्टेप सेकंड स्टेप है ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए मैंने 2 एरो दिया नीचे और ऊपर। सो इट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है और इधर से भी उधर भी जा सकता है, ठीक है। सेकंड स्टेप इज रिवर्सिबल रिएक्शन। और यहाँ पे जो एंजाइम जो लगता है वो एंजाइम होता है क्या, फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। तो अभी आइसोमेरेज का मतलब क्या, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फॉस्फेट ग्लूकोज ये फ्रक्टोज बनता है ना, उसलिए इसका नाम दिया फॉस्फोग्लूको आइसोमेरेज। अब बाद में देखें कि ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है यह क्या होता है, फिर भी एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ यूज होता है, फिर भी यहाँ यूज किया एटीपी। कौन सा स्टेप में यूज किया, थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में फिर से वो क्या किया, एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज किया। एक बार एटीपी यूज गया तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें मिल गया, किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में मिल गया। तो इसका 6 कार्बन में एक फॉस्फेट है और ये फॉस्फेट जाके पहला कार्बन में जाके लिंक हो जाता। तो अभी क्या हो जाता है कि फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, तो पहला कार्बन में एक फॉस्फेट लग गया और 6 कार्बन में एक फॉस्फेट, तो दोनों हो गए, तो इसका नाम हो गया बिसफॉस्फेट हो गया। तो अभी क्या, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इज converted into fructose 1,6 बिसफॉस्फेट by presence of one molecule of inorganic phosphate। तो inorganic phosphate कहाँ से आता है, तो यहाँ पे एटीपी एक यूज हो गया, ठीक है। एटीपी यूज होने से एक फॉस्फेट इधर चल गया और बाकी क्या हो गया, ये कन्वर्टेड इनटू एडीपी। एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये डाइफॉस्फेट साइटोप्लाज्म में ऐसा रह जाएगा, ठीक है। बाद में 1,6 बिसफॉस्फेट है ना, ये फिर भी क्या होता है कि जो 4th 5th 2 स्टेप यहाँ पे होते हैं। तो एक स्टेप में क्या होता है कि ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है ना 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट हो जाके 6 कार्बन कंपाउंड 2 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। 3 कार्बन क्या क्या बनता है, एक बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, शॉर्टकट में मैं लिखा है यहाँ पे G3 फॉस्फेट, वो होता है 3 कार्बन कंपाउंड। एक और एक जो बन जाता है कि DHAP। तो DHAP का मतलब क्या है, डाई हाइड्रोक्सिल एसिटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे क्या आप लोग पता है कि DHAP कहाँ पे आता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस है ना, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन में ये बनता है, ये केमिकल आता है ऑर्गेनिक का कंपाउंड्स वहाँ पे, ठीक है। तो अभी DHAP ये कंटिन्यू नहीं करता साइकिल को, किसको, ग्लाइकोलाइसिस को कन्वर्ट नहीं करता, इसको कंटिन्यू नहीं करता। उसमें क्या होता है, ये डिहाइड्रोक्सिलेशन फॉस्फेट फिर से क्या हो जाता है कि ये आइसोमेरेज ट्राइफॉस्फेट आइसोमेरेज बन के इससे फिर भी ये बन जाता है, क्या बनता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो अभी जो यहाँ पे क्या हुआ, एक तो ऑलरेडी था ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक DHAP और एक बन गया यहाँ पे, तो कितना बन गया, तो 2 मॉलिक्यूल। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। 2 मतलब क्या, 2। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। सो ये जो हुआ 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो बन गया ना, यहाँ तक जो है तो इसका फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ये फर्स्ट फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इट इज कॉल्ड प्रिपरेशन फेज और इट इज कॉल्ड एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बोलते हैं। क्यों इसको एंजाइम कंज्यूमिंग फेज बोलते हैं कि यहाँ से जो बना ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक हुआ, ग्लूकोज 1,6 बिसफॉस्फेट, इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज हुआ। एक तो फर्स्ट स्टेप में हुआ एक एटीपी और एक कहाँ पे हुआ, थर्ड स्टेप में। सो ये जो फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप, ये दोनों स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि एनर्जी कंज्यूमिंग फेज। सो इन एनर्जी कंज्यूम फेज हाउ मेनी एटीपी यूज किया, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज। सो कितना एटीपी यूटिलाइज किया, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज किया, उसने इसको क्या एंजाइम एनर्जी कंज्यूमिंग फेज बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये जो प्रोसेस चला है यहाँ तक, ये तो 50% हुआ, बाद में ये कंटिन्यूएशन इधर होता है, कहाँ पे, इधर होता है। तो इसलिए क्या फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, एक एटीपी यूज हुआ और ये दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। सेकंड स्टेप रिवर्सिबल रिएक्शन, यहाँ पे क्या बनता है, एंजाइम में फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर भी फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। यहाँ पे और एक एटीपी की जरूरत पड़ गया क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट चाहिए, तो इसलिए वहां पे थर्ड स्टेप में फिर भी, और थर्ड स्टेप में भी क्या होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये जो हुआ फर्स्ट 1 2 3 और 4 5 जो है, ये 5 स्टेप में क्या होता है कि 5 स्टेप में फर्स्ट स्टेप में थर्ड स्टेप ये दो होता है कि इरिवर्सिबल, और एक बात होता है कि ये 2 स्टेप में एटीपी एनर्जी यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो बाद में क्या, ये जो है यहाँ प्रेजेंस ऑफ अल्डोलेज एंजाइम, ये क्या कर स्प्लिट करके 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड और एक डाइहाइड्रोक्सिल एसिड फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड, ये दोनों को बनाता है। बाद में ये तो है, ये तो नहीं बना सकता पायरुविक एसिड, इसलिए ये फिर से इधर बांध के कंटिन्यूएशन होता है। तो आप देखेंगे कि ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है ना, जो ग्लाइकोलाइसिस का जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी
यूटिलाइज। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं कि एटीपी कंज्यूम प्रोसेस। एटीपी कंज्यूम प्रोसेस कंटिन्यूएशन कहाँ से शुरू हुआ? ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट हुआ, ग्लूकोज से कहाँ तक है? फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट। ठीक है, तो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बिस्फॉस्फेट कितना कार्बन का है? ये 6 कार्बन का है, 6 कार्बन कंपाउंड है। और ये जो 6 कार्बन कंपाउंड है ना, ये क्या होता है? स्प्लिट होता है। स्प्लिट होके बाय प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है। एंजाइम क्या है? अल्डोलेज। ये जो एंजाइम अल्डोलेज ये क्या करता है? इसको ये फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट के स्प्लिट करके दो कंपाउंड बनाता है। कौन सा कंपाउंड एक बनाता है? एक कंपाउंड बनाता है कंपाउंड की ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये जो होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और यहाँ पे जो बनाता है DHAP। सो DHAP का मतलब है डाइहाइड्रोक्सिल एसिटोन फॉस्फेट। सो अभी क्या होता है? ये डाइहाइड्रोक्सिल एसिटोन फॉस्फेट ये अनेबल टू प्रोड्यूस द पायरुविक एसिड व्हिच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इस ये नहीं प्रोडक्ट करता। तो ये क्या होता है कि ये फिर भी कि डाइहाइड्रोक्सिल एसिटोन फॉस्फेट फिर भी क्या होता है कि बाय प्रेजेंस ऑफ ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज ये फिर भी बन जाता है। क्या बनता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बनने के बाद फिर भी कंटिन्यूएशन होता है। इसलिए मैं यहाँ पे लिखा 222 मॉलिक्यूल्स लिखा है। उसका मतलब क्या है कि ये तो एक बनाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, दे प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। और बाद में क्या ये जो डाइहाइड्रोक्सिल एसिटोन फॉस्फेट फिर भी आइसोमेराइज होके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाता। सो इसलिए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड दे प्रोड्यूस। ओके, वी स्टार्ट हियर। सो ये जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, यहाँ पे देखिए ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट this compound already there in dark reaction of Kelvin cycle photosynthesis में हम लोग देखे थे। वहां पे क्या है था? वो रूबिक्स जो है ना, रूबिक्स जो है वो कन्वर्ट होके फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता। बाद में सेकंड स्टेप में जो हाइड्रेशन है, सो वहां पे क्या होता है? डिहाइड्रेशन के टाइम पे ये ग्लिसरिक एसिड बन के ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनता है। तो ये कंपाउंड कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन का जो सेकंड स्टेप है ना, वहां पे ये बनता है। तो सेम थिंग इन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में भी है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यहाँ पे बाय प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज मतलब यहाँ पे क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस बन के NAD प्लस ये डिहाइड्रेशन बन के NADH एंड H प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH एंड H प्लस विल प्रोड्यूस after the breakdown of glycerol 3 phosphate to 1,3-diphosphoglyceric acid। तो यहाँ पे 3 कार्बन था, एक फॉस्फेट था। यहाँ पे क्या हुआ कि एक फॉस्फेट एंट्री होके यहाँ पे एडिशन होके यहाँ पे क्या बन गया? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन का जो रहता है 1 2 3 कार्बन रहता है। तो फर्स्ट कार्बन में तो ऑलरेडी है फॉस्फेट है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेटिक लगा है, उसलिए ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। बाद में क्या ये थर्ड कार्बन प्लेस में और एक फॉस्फेट एंट्री होता है। तो बुक्स में रेफर किया है कि यहाँ फॉस्फोरिक एसिड एंट्री होता है, फॉस्फोरिक एसिड, उसमें से एक फॉस्फेट आके थर्ड कार्बन में अटैच हो जाता है। तो अभी क्या बन गया कि 1,3 एक नंबर कार्बन और 3 नंबर कार्बन 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट बन गया और ग्लिसरिक एसिड बन गया। ठीक है, बाद में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और ग्लिसरेट इज again just they form the reduced here presence of Mg मैग्नीशियम। क्या होता है कि ADP के साथ ये एक फॉस्फेट मिलके क्या बना दिया? ATP बना दिया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो ये ATP रिलीज हुआ कहाँ पे हुआ? इन बिटवीन 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड एंड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे 2 फॉस्फेट है, यहाँ पे एक फॉस्फेट है, मतलब एक फॉस्फेट क्या हो गया कि ADP के साथ मिलके ATP बन गया। ये होता है कि इसका फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में ये पहला ATP सिंथेसिस यहाँ पे बना है उसका, उसलिए इसी को बोला फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। ठीक है, बाद में 3-फॉस्फोग्लिसरेट ये क्या होता है कि 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नंबर है फॉस्फेट जो थर्ड कार्बन में था वो सेकंड कार्बन को आ जाता है, जस्ट चेंजिंग द आइसोमेरेज। तो यहाँ पे जो एंजाइम में क्या होता है? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। सो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज क्या बना है? किसको? 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। तो बाद में क्या होता है कि ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट सेम 3 कार्बन कंपाउंड ये क्या होता है? बाय प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज ये क्या बन गया? फॉस्फोएनोल पाइरुवेट। सो ये
जो होता है कि ये जो स्टेप में 2 फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पे 1 मोलिक्यूल ऑफ एटीपी रिलीज। तो यहाँ पे जो ग्लिसरिक एसिड रहता है, ग्लिसरिक एसिड से यहाँ क्या पायरुवेट बन गया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट हो गया, फॉस्फेट यहाँ से निकल गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। सो फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बन गया। तो फॉस्फो जो है एक फॉस्फेट यहाँ से निकल गया मतलब यहाँ एडीपी के साथ जुड़ के एटीपी बन गया। तो ये जो होता है कि सेकंड सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे बना ये जो होता है 10th स्टेप में। अभी हम लोग 10th स्टार्ट करेंगे तो ये स्टेप के बारे में। तो ये जो है ना फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट, ये यहाँ ये आ जाता है कि यहाँ पे 4th एंड 5th स्टेप। ये जो हाँ यहाँ पे 4 एंड 5 स्टेप है ना, ये 4 5 स्टेप कहाँ पे हो गया कि यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट ये होता है 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो पहले हम लोग डिस्कशन किए थे कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में स्टार्ट कहाँ से हुआ कि ग्लूकोज से, एंडिंग कहाँ पे हुआ पायरुविक एसिड में। कितना 3 कार्बन कंपाउंड, कितना मॉलिक्यूल 2 molecules of pyruvic acid produced. So the process is glycolysis. It is takes place both aerobic and anaerobic respiration, both in eukaryotic and prokaryotic cells. This is takes place in cytoplasm of the both prokaryotic and eukaryotic cells. यहाँ पे क्या साइटोप्लाज्म में कॉमन प्रोसेस ये बन जाता है। बाद में क्या पायरुविक एसिड ये एनारोबिक में जा सकता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अदरवाइज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जा सकता है। नहीं तो पायरुविक एसिड अगर माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया तो उसमें ना तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड बन जाता है, जो बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ तक क्या होता है कॉमन प्रोसेस बनता है। तो अभी देखेंगे कि मैं बताया था पहले कि व्हाट आर द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड व्हाट आर द इरिवर्सिबल रिएक्शन। पहला स्टेप है ना, पहला स्टेप जो है वो होता है इरिवर्सिबल, थर्ड स्टेप इरिवर्सिबल, एंड यहाँ पे आ जाओ कौन सा स्टेप ये जो पायरुवेट का ये 10th स्टेप। ये जो 10th स्टेप जो है ना, ये 10th स्टेप दिस आल्सो इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। बाकी जो है सब क्या आता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। सो बिट क्वेश्चन कब पूछता है कि नीट में कि इसमें कौन सा स्टेप इरिवर्सिबल अगर पूछा तो बता देना कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर 1, 3 एंड 10। अभी हम हमें देखेंगे एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो ये पहला जो हुआ कि यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से फ्रक्टोज से 1,6 बिस्फॉस्फेट, ये कितना एटीपी यूज हुआ यहाँ पे -2 एटीपी। कितना यूज हो गया 2 एटीपी यूज हो गया। 2 एटीपी कहाँ पे हुआ ये एटीपी 2 यूज हुआ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट -2 एटीपी। बाद में यहाँ पे कितना एटीपी निकला, यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ फर्स्ट सब्सट्रेट लेवल प्रोसेस में 1 एटीपी, और यहाँ पे कितना 2 मतलब इसका 2 और इसका 2, टोटल कितना 4 हो गया, तो 4 एटीपी। अभी मिला जुड़ा तो इसमें 4 एटीपी, 4 एटीपी के साथ अभी जुड़ा दो 4 एटीपी है और वो -2 एटीपी। तो अभी ग्लाइकोलाइसिस में कितना एटीपी निकला, अभी बना 4 है, ठीक है। और उसमें से कितना यूज हो गया 2 निकल गया, तो बाकी कितना रहा नेट। अगर नेट के बारे में पूछेंगे तो यहाँ पे लिख देना कि ग्लाइकोलाइसिस में 2 molecule ऑफ एटीपी। सो नेट गेन ऑफ एटीपी कितना 2 molecule ऑफ एटीपी रिलीज होता है। कहाँ पे होता है ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। अभी आ गया अपना NADH। अब NADH का है तो क्या होता है कि यहाँ पे NADH 1 molecule ऑफ NADH, 1 molecule ऑफ NADH, ये जो 1 molecule ऑफ NADH अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पे रेस्पिरेशन केस में क्या होता है कि 1 molecule ऑफ NADH प्रोड्यूस 2 molecule ऑफ ATP। कितना 2 molecule ऑफ ATP। अगर सेम NADH अगर हम चल गए वहां पे फोटोसिंथेसिस में और कीमोस्मोसिस में तो क्या होता है कि 1 molecule ऑफ NADH प्रोड्यूस 3 molecule ऑफ ATP। अगर हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड चल गए क्रेब्स साइकिल में 1 NADH प्रोड्यूस 3 ATP। लेकिन साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि 1 NADH प्रोड्यूस 2 molecule ऑफ ATP। तो अब कितना NADH बना, यहाँ पे बना एक NADH, एक इसका और इसका और एक बना, तो कितना 2। तो 2 molecule ऑफ NADH। तो अभी एक 1 molecule ऑफ NADH प्रोड्यूस 2 molecule ऑफ ATP। So 2 molecule of NADH produce how many 4 molecule of ATP। तो अभी देखो कि ये जो 4 molecule of ATP बना ना यहाँ पे 2 molecule of NADH, तो 2 into 2 टोटल 4 कितना बन गया 4 ATP बन गया, ठीक है। यहाँ पे 4 ATP बना NADH के जरिए, और यहाँ पे जो है ना 4 - 2 2 रहा यहाँ पे, तो ये 4 और 2 मिला दो 2 + 4, तो अभी कितना हो गया अभी
6 हो गया। सो यहाँ पे जो है कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल नंबर ऑफ नेट गेन ऑफ एटीपी अगर पूछा क्वेश्चन तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी दे प्रोड्यूस इन साइटोसोल ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये भी जो है ग्लाइकोलाइसिस का है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है कि वो बताता है कि कौन से स्टेप में NAD इज डिहाइड्रेशन टू प्रोड्यूस द NADH एंड H+। तो स्टेप अभी आ गया यहाँ पे, कौन सा स्टेप आया, ये तो 4-5 हो गया, नेक्स्ट बार ये 6वां। सो 6 स्टेप में क्या गया, 1 molecule of NAD is produced reduced to form the NADH and H+। ठीक है, बाद में पूछेगा कि कौन सा स्टेप में ATP रिलीज हुआ। तो अभी आ जाओ, ये जो आ गया आपका कौन सा स्टेप आ गया, 7th स्टेप में। 7th स्टेप में एक होता है 8, 9 और 10 स्टेप। तो 7 एंड 10 ये दो स्टेप में ATP सिंथेसिस होता है, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और बोलेगा कि कौन सा स्टेप में ATP यूटिलाइज होता है इन ग्लाइकोलाइसिस, तो चल जाना कि फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और बाद में होता है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1 सिंथेसिस फॉस्फेट। तो ये दो प्लेस में क्या होता है, यूटिलाइज होता है। तो ये ऐसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होता है, डिहाइड्रेशन कहाँ पे होता है, कितना ATP होता है, तो उसका क्लियर आइडिया आप दे सकते हैं कि इसमें देख के पूरा फ्लो चार्ट के साथ। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर आपका कुछ है डाउट है तो बस मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, मैं इसको फिर से रेक्टिफाई करके और थोड़ा अच्छा वीडियो बना के आपको दूंगा।